हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी सॉल्व पेपर का आज हम भाग 4 पढ़ने वाले हैं। ये हमारा 2014 से 2020 तक के पेपर हैं, जिसमें हम पहले 2018 के पढ़ रहे हैं। 3 नंबर के प्रश्न हम कर चुके हैं, बाकी बहुत सारे प्रश्न हम 6 नंबर के कर चुके हैं। 2-3 प्रश्न 6 नंबर के बचे हुए हैं फर्स्ट पेपर के फर्स्ट पार्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल का विवरण दो। चाहे 2019 का सिलेबस हो, चाहे न्यू सिलेबस हो 2020-21 का, उसमें भी ये टॉपिक है। मतलब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्व्ड पेपर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस। आप अगर लास्ट 5 साल के 6 साल के पेपर कर लेते हैं तो आप समझिए 50% आपका जो तैयारी है वो हो जाता है, क्योंकि आपको एक अंदाज़ा मिल जाता है। और लास्ट टाइम रिवीजन के टाइम तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये सबसे पहले सॉल्व पेपर तैयार करना है। मार्केट में भी सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। अगर आप मार्केट से प्रिंटेड पढ़ने में आपको प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सॉल्व पेपर जो मार्केट में मिलता है ना, बहुत एक पेज पे बहुत सारा लिखा हुआ होता है, घना लिखा हुआ होता है, तो पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए मैंने ये सॉल्व पेपर तैयार किए हैं 2014 से 2020 तक, जिसमें आपको 2014 से 2018 तक पेपर फर्स्ट से लेके फोर्थ तक मिल जाएंगे, फिफ्थ तक मिल जाएंगे। मतलब 2014 से 2020 तक आपके पेपर 6 को छोड़कर आपको पूरे पेपर मिल जाएंगे। तो आप ये परचेस कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही उपलब्ध है। सॉफ्ट कॉपी का इसका चार्ज है 799 और हार्ड कॉपी का इसका चार्ज 2199। हार्ड कॉपी का चार्ज ज़्यादा इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ़ पेजेस ज़्यादा हैं, हमको खुद कॉपी कराना रहता है। तो आप सॉफ्ट कॉपी लेके आप खुद भी कॉपी करा सकते हैं। और यकीन मानिए ये आपको मेंस में आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, एमपीपीएससी मेंस सॉल्व्ड पेपर। आप वहाँ पे इसके वीडियोस देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल का विवरण ये 6 नंबर में लिखना है। यहाँ पे तुमको 6 नंबर के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे लिखना है। मध्य प्रदेश में 3 विश्व धरोहर स्थल है, जिनका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे खजुराहो की। देखो, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चित्र भी बनाया है। आपको भी ये चित्र बनाना है। चित्र से क्या होता है, आंसर की जो फ्रेमिंग है वो सुंदर लगने लगती है। इसी प्रकार के आंसर फ्रेमिंग मैंने अपने नोट्स में भी की है। जो एमपीपीएससी नोट्स हैं सॉल्व्ड पेपर के अलावा, वो भी इसी तरह हैंड रिटन तैयार किए गए हैं। आप सॉल्व्ड के नोट्स के साथ सॉल्व्ड पेपर लेते हैं तो आपको डिस्काउंट हो जाता है। पहला है खजुराहो। खजुराहो छतरपुर जिले में है। चंदेलों ने इसका निर्माण किया था। 1986 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया। 950 से 1050 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ। तो ये छतरपुर के बारे में हम लिख सकते हैं। और अगर ये छतरपुर के खजुराहो के बारे में ये आपको 3 नंबर में आता है या आप 5 नंबर में आता है, तो भी आप इसको इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं। दूसरा है सांची। सांची रायसेन जिले में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ये बौद्ध स्थल है। यहाँ पे 3 स्तूप हैं। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। 1989 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो सांची, खजुराहो और यहाँ पे है भीमबेटका, 3 विश्व धरोहर स्थल हैं। तीसरी है भीमबेटका। भीमबेटका है प्रागैतिहासिक कालीन गुफा है। 2003 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया और मानव इतिहास का समृद्ध पुरातत्विक ये संकुल है। तो इस प्रकार से, चूंकि हमें ये 6 नंबर में लिखना था तो हमने इसको एक पेज में आंसर लिख दिया। अगर आपसे ये 15 नंबर या 11 नंबर में पूछें तो आपको इसकी और डिटेल स्टडी लिखना है। मेरे जो मध्य प्रदेश स्पेशल के नोट्स हैं उसमें आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। अगला है राजपूत कालीन सामाजिक संरचना को समझाइए। राजपूत कालीन सामाजिक संरचना को समझाइए। तो जो राजपूत कालीन सामाजिक संरचना है, कई जातियों और उपजातियों में बटी थी। क्या लिखेंगे, राजपूत कालीन जो सामाजिक संरचना है वो कई जातियों और उपजातियों के समाज में बटी हुई थी, जिन्हें हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहला, जो राजपूत कालीन जो समाज था वहाँ ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था। दूसरा है जो राजपूतों के जो मंत्री होते थे वो और पुरोहित होते थे वो ब्राह्मण ही होते थे। तो ब्राह्मण, पुरोहित और मंत्री होते थे। रक्षा का जो भार होता था राजपूतों में वो क्षत्रियों पर होता था। वैश्य जो होते थे व्यापार करते थे। शूद्र जो होते थे जो ब्राह्मणों की, क्षत्रियों की और वैश्यों की सेवा करते थे। तो शूद्र इन जातियों की सेवा करते थे। उनकी जो विचार, राजपूतकालीन समाज के जो विचार थे उनमें संकीर्णता और रूढ़िवादिता आ गई थी। राजपूतकालीन समाज के जो विचार थे उनमें क्या आ गया था, उनमें संकीर्णता आ गई थी। संकीर्णता के साथ साथ रूढ़िवादिता आ गई थी। पर्दे की प्रथा राजपूतकालीन समाज में नहीं थी। नारी का सम्मान होता था। राजपूतकालीन समाज में नारी का सम्मान होता था। स्वयंवर का यहाँ पे प्रचलन था।
सती प्रथा, जौहर प्रथा प्रचलित थी। विवाह सवर्ण और सजातीय मतलब एक ही जातियों में होता था। कन्या का जन्म राजपूत काल में अशुभ माना जाता था। कई बार कन्या के जन्म के समय वध भी कर दिया जाता था। शुद्ध शाकाहारी भोजन राजपूत काल में अच्छा माना जाता था। शराब और अफीम का प्रचलन था। गरीब लोग मक्का, ज्वार, बाजरे का उपयोग करते थे। रेशमी, ऊनी, सूती कपड़ों का प्रयोग होता था। संगीत, नृत्य, नाटक आमोद प्रमोद के साधन थे। आभूषण स्त्रियां और पुरुष दोनों पहनते थे। इस प्रकार राजपूतकालीन समाज विविधता से भरा हुआ था। तो इस प्रकार हम राजपूतकालीन सामाजिक संरचना को अच्छे से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1919 की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक जिम्मेदार थीं, समझाइए। 1919 की संधि की खामियां द्वितीय विश्व युद्ध के लिए कहाँ तक जिम्मेदार थीं, ये आपको समझाना है। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक। कब हुआ था? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और उसके दौरान ही 1918 में ये समाप्त हो गया था। तो कोई भी जो युद्ध होता है किसी न किसी संधि के तहत ख़त्म होता है। तो ये 1919 में एक संधि के दौरान ख़त्म हुआ था। तो ये बोल रहा है कि जो संधि में कुछ कमियां रह गई थी जिसका कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो वो कहाँ तक जिम्मेदार था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ये आपका 2019 मेंस के लिए जो अभी जनवरी में होना है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। 21 वर्षों बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर के नेतृत्व में जनवरी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। किसने किया? 1939 को। 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो 21 वर्षों बाद मतलब पहले युद्ध की समाप्ति के 21 वर्षों बाद 1 सितंबर 1939 को हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया व इसी तिथि से द्वितीय विश्व युद्ध यूरोप में प्रारंभ हो गया, जो यूरोप में से निकलकर अफ्रीका महाद्वीप में फैला। यह युद्ध 1945 में ख़त्म हुआ। यह प्रथम युद्ध से कई ज़्यादा भयानक था। क्या कारण थे वो हम आगे पढ़ते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, उससे ज्वाइन हो जाइएगा। इसके अलावा अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो आप अपना नंबर मुझे व्हाट्सअप करके सेव करवा दीजिए, ताकि जो भी अपडेट मैं व्हाट्सअप स्टेटस पर डालती हूँ वो मिलता रहे। इसके अलावा आप अगर हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं या हमारा ये सॉल्व पेपर हैंड रिटन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या कारण रहे द्वितीय विश्व युद्ध के? तो 1 सितंबर 1939 को हिटलर युद्ध का तात्कालिक कारण था। कौन था? हिटलर। मेन जो व्यक्ति था जो तात्कालिक युद्ध का कारण था वो हिटलर। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बीज जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही बो दिए गए थे। इसके कारण इस प्रकार हैं। सबसे पहले था वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जो कि 1919 में हुई, जो क्वेश्चन में पूछा था। 1919 में जर्मनी एक असहाय था, कमज़ोर था। उस समय चुपचाप आंखें बंद करके उसने वर्साई की संधि को मान लिया, क्योंकि उस समय उसके पास वो संधि को मानने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। परंतु यह निश्चित था कि ऐसी कठोर संधि का, अपमानजनक शर्तों का कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर वो घुटता रहा। उनसे एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र छीन लिया गया था तथा उन पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसी आरोपित संधि से जर्मनी में आक्रोश उत्पन्न हो गया था। यह बिल्कुल स्वाभाविक था कि भविष्य में जर्मनी फिर युद्ध द्वारा ही अपने अपमान को धोने का प्रयास करे। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बीज आरंभ से ही वर्साई की संधि की शर्तों में विद्यमान थे। जैसे जैसे जर्मनी शक्ति का संचय करता गया वह संधि की शर्तों का उल्लंघन करता गया। 1933-34 में जर्मनी की राजनीति में हिटलर के उत्कर्ष के बाद, मतलब जर्मनी की राजनीति में हिटलर आया तो वर्साई की संधि की शर्तों को तोड़ना एक मामूली बात हो गई थी। 1935 में उसने फौज भेजकर रॉयलैंड पर अधिकार कर लिया। 1935 में उसने क्या भेजा? फौज भेज दी थी और रॉयलैंड पर अधिकार कर लिया। 1938 के प्रारंभ में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी के साथ मिला के वर्साई की संधि की एक धारा को तोड़ दिया तथा उसी वर्ष जर्मन अल्पसंख्यकों को चेकोस्लोवाकिया से मुक्त कराने के लिए कदम उठाया। जब उसने वर्साई संधि द्वारा निर्मित पोलैंड से संबंध व्यवस्थाओं को तोड़ने का प्रयत्न किया तो इस पर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1919 ईस्वी का पेरिस सम्मेलन, जिसने वर्साई संधि का प्रारूप तैयार किया, तत्कालीन राजनेतृत्व की एक महान असफलता थी। यह एक ऐसी संधि थी जिससे ना तो विजेताओं को संतोष मिला और ना ही विजितों को।
इस प्रकार वर्साई की संधि को शांति का अंत करने वाली संधि का कहा जाना अनुचित ही होगा। तो इस प्रकार हम अपना आंसर को इस प्रकार से फ्रेम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के इतिहास के प्रमुख स्त्रोतों का वर्णन करो। तो हर्षवर्धन कौन था? हर्षवर्धन वर्धन वंश का एक महान सम्राट था। इसका काल कब से कब तक था? 606 से 647 ईस्वी तक इसका काल था और इसकी राजधानी थी थानेश्वर से कन्नौज। ये हर्षवर्धन का हमने ऊपर इंट्रो लिख दिया। अब हर्षवर्धन के जानने के स्रोत देखते हैं, इतिहास जानने के स्रोत। तो हर्षवर्धन के शासनकाल का इतिहास मगध से प्राप्त 2 ताम्रपत्रों, राजतरंगिणी, चीनी यात्री हेनसांग के विवरण और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों से मिलता है। इन ग्रंथों से प्राप्त वर्णन में सबसे पहला है कन्नौज सम्मेलन। कन्नौज सम्मेलन हर्ष के शासनकाल की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। हेनसांग के महायान संबंधी तर्कों से प्रभावित होकर कन्नौज में अनेक धर्मानुयायियों की सभा का आयोजन किया। हेनसांग ने क्या किया? महायान संबंधी तर्कों से प्रभावित होकर कन्नौज में बहुत अलग धर्मानुयायियों का सभा का आयोजन किया। इसके लिए एक विशेष भवन का निर्माण भी किया गया। 18 देश के राजाओं, 3000 ब्राह्मणों व जैनियों, 3000 बौद्ध भिक्षुओं तथा नालंदा बिहार के 1000 भिक्षुओं ने इसमें भाग लिया। दूसरा था प्रयाग सभा। हेनसांग के अनुसार हर 5 वर्ष बाद धार्मिक सभा का आयोजन प्रयाग में हर्ष करता था। हेनसांग ने जो है 6वीं जो सभा हो रही थी तब भाग लिया था। इसमें करीब 5 लाख ब्राह्मण भिक्षु आए थे। अगला है हर्ष का धर्म। हर्ष के धर्म का हम बाणभट्ट के अनुसार वर्णन कर रहे हैं। तो हर्ष के पूर्वजों का धर्म शैव और तांत्रिक था। पहले जो हर्ष था वो शिव का उपासक था, बाद में वह बौद्ध मतावलंबी हो गया था। हेनसांग के अनुसार उसने पंच भारत में मांसाहार बंद कर दिया था, जीवों को कठोर दंड देना मना कर दिया था, गंगा तट पर हजारों स्तूप बनवाए थे, अनेक विश्राम गृह बनवाए थे। वह धर्म अनुरागी और सहिष्णु था। अगर हम शिक्षा साहित्य की बात करें हेनसांग व उसके ताम्रपत्रों से, तो शिक्षा साहित्य तथा कला का वो संरक्षक था। हर्ष विद्वानों का वो आदर करता था। कादम्बरी, बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे। हर्ष ने 3 उच्च कोटि के नाटकों रत्नावली, प्रियदर्शनी तथा नागदर्शिका की नागानंद की रचना की थी। निष्कर्ष था, हर्ष न केवल स्वयं प्रकांड पंडित था वरन अनेक विद्वानों को आश्रय और शिक्षा संस्थाओं को दान देकर उसने भारत में शिक्षा और साहित्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास किया। तो फ्रेंड, इस प्रकार से हम अपना आंसर लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से इसको फ्लो चार्ट में, डायग्राम में इनको शो किया है। ऐसे ही पूरा सॉल्व पेपर आपको मिलेगा। अगर आप नहीं ले सकते तो वीडियो कंटिन्यू देखिए। वीडियो में भी मैं ये पूरा सॉल्व पेपर आपको कवर करवाऊंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट में एमपीपीएससी मेन सॉल्व पेपर करके मिल जाएगी। साथ में एमपीपीएससी 2019 के लिए मैंने क्रैश कोर्स चालू कर दिया है, जिसके 2 वीडियो बना दिए हैं और वो उसी में ही आपको आगे की वीडियो मिलते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।